हेलो नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम नज़दीक है, बिहार सीएचओ का एग्ज़ाम भी अभी आने वाला है, उसकी वैकेंसी भी आ चुकी है। तो जैसे कि सभी दोस्तों के भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर की पॉइंट्स की क्लासेस है वो अटेंड कराओ ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो। हमारा मोटिव भी यही है कि जल्दी से जल्दी जो अपना सिलेबस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, वो हमें कवर करना है एग्ज़ाम से पहले पहले। तो आज की हमारी क्लास है, आगे की जो क्लासें अब रहेगी वो टोटल सब्जेक्ट जितने भी अपने नर्सिंग फील्ड के, उन सभी के जो भी की पॉइंट्स हैं उनकी 5 से 8 10 क्लास जितनी भी है वो मैं आपको पहले अवेलेबल कराऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी एक बार अपना फर्स्ट रिवीजन जो सिलेबस है वो कवर हो। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट हम आज कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो टोटली की पॉइंट्स है मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला की पॉइंट्स। फ्लोरेस नाइटेंगल इज आल्सो नोन एज, फ्लोरेंस नाइटेंगल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद लैंप। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटेंगल को लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आप मान सकते हो, ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये डायरेक्ट सीधे ही क्वेश्चन में आएंगे। तो आपको ये एक तरह से रट्टी लेने हैं, रट्टा मार लो इनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे आएंगे और इनमें कोई चेंजेस नहीं, ये हूबहू सेम के सेम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। अगर नॉर्मल सलाइन का सॉल्यूशन हम बनाते हैं, घोल बनाते हैं, तो 1 लीटर पानी में जो सोडियम की मात्रा है, जो नमक की मात्रा है, वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 9 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन इंडिया, भारत के अंदर एवरी ईयर नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड गिवन ऑन, जो भारत में प्रतिवर्ष क्या आता है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार है, वो किस दिन दिया जाता है? जो भारत के अंदर प्रतिवर्ष हर वर्ष दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 12 मई को। ठीक है, 12 मई ये डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कंपलसरी है और ये डेट आपको 100% याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड कंसिस्ट ऑफ कैश अवार्ड ऑफ Rs 50,000 प्लस ए सर्टिफिकेट एंड ए मेडल। जो फ्लोरेंस नाइटेंगल जो पुरस्कार है, फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार है, तो उसके अंदर क्या चीज दी जाती है, क्या कुछ दिया जाता है? तो उसके अंदर 50,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, 50,000 रुपए की नगद राशि का भुगतान किया जाता है, साथ में एक प्रमाण पत्र और एक पदक भी शामिल इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वाइल रिकॉर्डिंग इनटेक आउटपुट नर्स हैज टू कंसिडर्ड इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी एंड द नॉर्मलाइजिंग 800 ml 7, यानी कि आउटपुट रिकॉर्ड करते समय, जब आउटपुट इनटेक आउटपुट जब रिकॉर्ड होता है, तो इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड करते समय जो नर्स है वो मानव शरीर को से जो अचेतन जल हानि या सामान्य 800 मिलीलीटर तक होनी चाहिए, ये चीज ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दी हार्म, सॉरी ये एक क्वेश्चन है जो मिस टाइप रह गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन इंडिया वेयर वाज इस्टेब्लिश फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। भारत में जो पहला नर्सिंग स्कूल है वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला नर्सिंग स्कूल है वह कहाँ पे स्थापित होगा? ये जीके का क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं और फंडामेंटल का क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, तो भारत का जो पहला नर्सिंग स्कूल है वो कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास के अंदर, और ये कहाँ पे? चेन्नई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल फ्रॉम वुमेन। ये आप थोड़ा ध्यान में रखना कि महिलाओं के लिए फर्स्ट जो नर्सिंग स्कूल है फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए नर्सिंग स्कूल है, स्टार्टेड एट कानपुर, कानपुर में इसको स्टार्ट किया गया था, सेंट कैथरीन अस्पताल में, कैथरीन हॉस्पिटल, बाई किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर एलिस मार्वल, डॉक्टर एलिस मार्वल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, महिलाओं के लिए जो पहला नर्सिंग स्कूल है वो कानपुर के सेंट कैथरीन अस्पताल के अंदर किया गया था और डॉक्टर एलिस मार्वल के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि सेंट कैथरीन हॉस्पिटल के अंदर किया गया था अस्पताल डॉक्टर एलिस मार्वल के द्वारा। ठीक है, पहला जो नर्सिंग स्कूल है वुमेन के लिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नर्स डे, दी नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन
कॉमीम्योरेट, ठीक है। जो नर्स दिवस की वो किस स्मृति में मनाया जाता है, किसकी याद में है वो नर्सेस डे मनाया जाता है। नर्सेस डे है, हम सेलिब्रेट करते हैं नर्सेस डे को, तो वो किसकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को पता होना चाहिए कि हम एक नर्स हैं और हम जो नर्सेस डे मनाते हैं हमारा, तो वो किसकी याद के अंदर, किसकी स्मृति के अंदर मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मैंने आपको बताया, लेडी विद द लैम्प के नाम से इनको जाना जाता है। तो नर्स दिवस है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वर्ष की जन्मगांठ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट आज के लिए है कि नर्सिंग में बी डिफाइंड एज, नर्सिंग की डेफिनेशन है, नर्सिंग में बी डिफाइंड एज, नर्सिंग को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं, द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस, द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस। दिस डेफिनेशन है, ये नर्सिंग की किसने दी थी, गिवन बाय दी, किसके द्वारा दी गई थी, भी नर्सिंग को स्वास्थ्य और बीमारियों के प्रति मानवीय प्रतिक्रियाओं का निदान और उपचार करना के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये जो नर्सिंग की डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये अमेरिकन नर्स एसोसिएशन NANA के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के द्वारा ये डेफिनेशन है वो दी गई थी, ठीक है। ये नर्सिंग की एक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन का एक क्वेश्चन, डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए और डेफिनेशन का 1 से 2 क्वेश्चन हमें फंडामेंटल के एग्जाम के व्यू से, फंडामेंटल के सिलेबस के व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट MCQ है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे और बेसिक से बेसिक और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मैं आपको सभी बता देता हूँ, क्योंकि हम जिस लेवल की तैयारी करें, जिस एग्जाम की तैयारी, उसके लिए ये क्वेश्चन हमें 100%, 101% हमें आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मल पीएच रेंज इज, जो नॉर्मल पीएच की जो रेंज है वो कितनी होती है, ठीक है। नॉर्मल जो पीएच रेंज है, सामान्य जो पीएच रेंज है वो होती है 7.35 से लेकर के 7.45 तक, ठीक है। ये नॉर्मल सामान्य पीएच होती है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है आज का, इन एवरी स्टेट, हर राज्य के अंदर या प्रत्येक राज्य के अंदर, द एग्जामिनेशन फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्सेज इज कंडक्टेड बाय, ठीक है। प्रत्येक राज्य में सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों के लिए जो परीक्षाएं है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, तो वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, राज्य नर्सिंग परिषद के द्वारा, ठीक है, राज्य नर्सिंग परिषद के द्वारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आज का इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्वेश्चन क्या रहेगा, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, फर्स्ट जो पहला नर्सिंग स्कूल है वो एस्टेब्लिश्ड बाय किसके द्वारा हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा हुआ था 1860 के अंदर। 8 कहां पर हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन के अंदर, ठीक है। नर्सिंग का जो पहला स्कूल है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेडी विद द लैम्प के नाम से जिसको हम जानते हैं उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये कब स्टार्ट किया गया था, ये 1860 के अंदर स्टार्ट किया गया था और संत थॉमस अस्पताल के अंदर इसको लागू किया गया था। और ये कहां पर है, ये लंदन के अंदर स्थापित है या लंदन के अंदर इसको स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है, तो इसके अंदर से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमोरेजिक वुड बी, जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है नॉन रक्तस्रावी के प्रतिस्थापन के लिए एक आदर्श या एक इंट्रावास्कुलर एक आइडियल सॉल्यूशन है, वो समाधान क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दी फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल, फर्स्ट है प्रोफेशनल स्कूल है दी फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल एट सेंट, अभी आपने पढ़ा संत थॉमस हॉस्पिटल लंदन के अंदर है, स्टेब्लिश हुआ था। वो कब हुआ था, तो वो मैंने अभी आपको पीछे के क्वेश्चन में डेट मैंने बताई, 1860 को पहला जो व्यावसायिक स्कूल है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा सेंट थॉमस जो लंदन में है वो स्थापित किया गया था। वो कब किया गया था, वो 1860 के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये फंडामेंटल का इंपॉर्टेंट MCQ है, इंपॉर्टेंट टोटल की पॉइंट्स फंडामेंटल के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्लासेज मैं 1-2 दिन में टोटली क्लासेस डाल दूंगा,
ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप देखें, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो, और क्लास को कंटिन्यू देखें, ठीक है। ये स्किप मत करें प्लीज़। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेटिंग स्टेज एंड पियाजेट थ्योरी। पियाजे के सिद्धांत की में आयु की किस अवधि को प्री ऑपरेशन चरण माना जाता है, ठीक है। पियाजेट थ्योरी एक थ्योरी है, तो इसके अंदर जो किस एज ग्रुप तक किस आयु को प्री ऑपरेशन का चरण माना जाता है, ठीक है। कौन से एज पीरियड ऑफ एज को हम क्या है प्री ऑपरेशन स्टेज के रूप में मानते हैं, तो 2 से 7 वर्ष की जो आयु है, 2 से 7 वर्ष की जो आयु है, ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे, प्री ऑपरेशन स्टेज के रूप में मानेंगे, ठीक है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, जो ICN है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ICN की स्थापना है वो किसके द्वारा की थी, तो वो की गई थी बेडफोर्ड फेनविक, ठीक है। बेडफोर्ड फेनविक के द्वारा जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ हमारा रहेगा, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN का जो हेडक्वार्टर है इज लोकेटेड एट, जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है। द मेन लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, द मेन लिविंग हेल्थ थ्योरी है उसका जो दूसरा नाम है मनुष्य जीवन स्वास्थ्य सिद्धांत को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उसको पार्स ह्यूमन बिकम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उसको जो सेकंड नाम उसका कौन सा है, पार्स ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी, मतलब पार्स का मानव बनाने के सिद्धांत के नाम से भी उसको जाना जाता है। हु डेवलप्ड मोरल थेरेपी है, नैतिक चिकित्सा का विकास है वो किसने किया था, वो किया था फिलिप पाइन ने क्या किया था, फिलिप पाइन ने नैतिक चिकित्सा का जो विकास किया था, ठीक है। और ये जो MCQ है ये क्या है कि बिहार CHO 2021 का एक इम्पोर्टेंट MCQ है, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार CHO 2021 का एक इम्पोर्टेंट MCQ है। इन विच ईयर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एज पब्लिश्ड द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, भारतीय नर्सिंग परिषद जो INC है, ठीक है, ने किस वर्ष भारत के में नर्सों के लिए आचार संहिता प्रकाशित की थी, तो वो कौन सा ईयर था, वो था 2006, ठीक है। 2006 के अंदर इसने क्या किया था, आचार संहिता का प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्मोलियलिटी ऑफ सीरम सोडियम इन एडल्ट, ठीक है। वयस्कों में सीरम सोडियम की ओस्मोलियलिटी कितनी होती है, तो होती है 285 से 295, ठीक है, MO/HO, ठीक है। तो 285 से 295 इसकी ओस्मोलियलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आज के लिए, विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड स्टेटस। अगर हम फ्लूइड स्टेटस चेक कर रहे हैं, फ्लूइड स्टेटस किसी पेशेंट का देखना है हमें, ठीक है, तो बेस्ट जो हमारा जो बेस्ट है क्या चीज़ हम चेक करेंगे, तो दैनिक वजन जो डेली वेट है वो हम चेक करेंगे, डेली वजन हम चेक करेंगे, उससे हमें जो बेस्ट असेसमेंट फ्लूइड स्टेटस है हमें पता लगता है। विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर रेनेजिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर ABG एनालिसिस। ABG विश्लेषण हम कर रहे हैं, ABG हम सैंपल ले रहे हैं, रक्त का नमूना लेने से पहले रक्त का नमूना हम ले रहे हैं, तो जो सिरेंज को पहले धोया जाता है, तो किस दवा से उसका उपयोग में लिया जाता है, तो उस जो मेडिसिन का नाम है वो है हेपारिन, ठीक है। हेपारिन के बारे में आपको बता दूंगा, तो ये एक ब्लड क्लोटिंग एंटीकोगुलेटिंग है, तो ये ब्लड का क्लोट नहीं होने देता, तो ब्लड का क्लोट ना हो इसके लिए जो सिरिंज जो आर्टरी से सैंपल लिया जाता है, तो उसके अंदर पहले हेपारिन से उसको वॉश किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो ब्लड का क्लोट है वो ना, और जो रीडिंग है वो क्या प्रॉपर आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड। एलन टेस्ट के बारे में हम आपको बताऊं कि एलन टेस्ट किया जाता है ABG एनालिसिस के अंदर भी किया जाता है। तो एलन टेस्ट कब किया जाता है, बिफोर टेकिंग ABG सैंपल। अगर ABG सैंपल लेने से पहले हम क्या करेंगे,
एलन टेस्ट को लिया जाएगा। एलन टेस्ट कब किया जाएगा? तो एबीजी सैंपल के बारे में अभी मैंने बताया। तो आर्टियल ब्लड गैस, इसका पूरा नाम एबीजी का होता है, आर्टियल ब्लड गैस, ठीक है। तो आर्टियल ब्लड गैस मतलब सीधा डायरेक्ट आर्टरी से ब्लड लेकर के उसके अंदर जो गैसेस की जो वॉल्यूम है वो चेक किया जाता है कि Ca2 कितना है, HO2 कितना है, तो ये सब उसके अंदर चेक किया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले एबीजी सैंपल लेने से पहले क्या किया जाता है? एलन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के लिए जो रहेगा वो है कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर है, कलर कोडिंग उसका क्या रहेगा? हर जो सिलेंडर्स हॉस्पिटल में हमने देखते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड का हो गया, तो उनका अलग अलग कलर कोड होता है। ब्लैक होते हैं, वाइट टॉप होता है, वो ऊपर से ब्लू टॉप होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर है वो कैसा, उसके लिए कलर कोड क्या रखा गया है? तो उसका जो कलर कोड है वो ब्लू रखा गया है, ठीक है। तो उसका जो कलर कोड है वो क्या रखा गया है? ब्लू कोड रखा गया है। दी ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड इन इंडिया इज, ऑक्सीजन सिलेंडर का नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वो नाइट्रस ऑक्साइड का था। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर अपने आम हॉस्पिटलों में हम देखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर पड़े रहते हैं, तो उसका जो क्या, वो बॉडी उसकी जो काली रहेगी, ठीक है, ब्लैक बॉडी रहेगी, और जो टॉप है वो सफ़ेद रहेगा, ठीक है, वाइट शोल्डर। उसका जो ऐसे जो सिलेंडर होएगा तो उसका जो टॉप है वो वाइट रहेगा, और जो बॉडी है टोटल वो क्या रहेगी? वो ब्लैक रहेगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड होता है। तो ये कलर कोड का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वोमिटिंग एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या वोमिटिंग हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रही है, कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है, और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है। मे लीड टू, इसका मतलब इसका ये जो कंडीशन हो रही है तो ये किस स्थिति के अंदर होगी? उल्टी हो रही है, लंबे समय तक गैस्ट्रिक चूसन हो रहा है, कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है, हाइपर एल्डोस्टोरिज्म उसको हो सकता है। तो ये किस कारण हो सकता है? तो ये कंडीशन कहलाएगी मेटाबॉलिक एल्कोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कोसिस के अंदर, ठीक है, तो ये चीज़ें कहलाएगी, ठीक है। एक मेटाबॉलिक एल्कोसिस होता है और एसिडोसिस होता है। एल्कोसिस और एसिडोसिस की क्लास में अलग से आपको डाल दूंगा, उसमें आपको कन्फर्म मतलब थोड़ा सा डीपली बता दूंगा, ठीक है। विच इज ए प्रोफेड गोज कैनुला फॉर दी ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे बढ़िया कैनुला हम कौन सा प्रीफर करेंगे कि ये कैनुला लगाने से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है, बढ़िया इसका यूज होता है, तो 18 गोज का कैनुला होता है। कैनुला के गोज 18 गोज का कैनुला होगा, और गोज जो भी गोज होता है, ठीक है, 18, 20, 22, 24, 26, तो इन सभी का कलर को मतलब नंबर के हिसाब से, जो 18 है, 16 है, ठीक है, तो 20 है, तो इनका कलर कोड भी होता है। तो कलर कोड के लिए एक अलग से क्लास डाल देंगे, ठीक है। 18 का ग्रीन होता है, 20 का पिंक होता है, 22 का ब्लू होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, 24 का येलो होगा, ठीक है। तो ये सब इनका भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कैनुला है 20 नंबर का कैनुला है तो उसका कलर कोड क्या रहेगा। तो इनका कलर कोड की एक से अलग से एक मैं छोटा सा शॉर्ट नोट में आपको डाल दूंगा। नेक्स्ट की हमारा जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या रहेगा? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। सेल्फ केयर डेफिसिट, स्व देखभाल घाटे का सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था? सेल्फ केयर डेफिसिट एक थ्योरी दी थी, वो किसने प्रपोज की थी? प्रपोज बाई थी वो डी ओरम के द्वारा इसको दिया गया था। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी थी? डी ओरम के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल सीरम जो सोडियम लेवल है बॉडी के अंदर वो कितना होना चाहिए, ठीक है। ब्लड के अंदर जो नॉर्मल सोडियम सीरम लेवल है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो 135 135 से 145, ठीक है। सामान्य सीरम सोडियम जो लेवल है वो कितना होता है? वो होता है 135 से 145 MEQ पर लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमोशन डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास का सिद्धांत है वो किसने विकसित किया था? तो यहाँ पे विकास का जो एक साइंटिस्ट का नाम पूछा गया, तो एरिक एच इरिक्सन ने क्या किया था? भावनात्मक विकास का सिद्धांत है वो विकसित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि इन वर्किंग विद द पेशेंट्स व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द पेशेंट्स फॉर टर्मिनेशन फेज, वर्किंग फेज। रोगी के साथ काम करते समय उसे समाप्ति चरण के लिए तैयार करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो वर्किंग फेज रहेगा। जो वर्किंग फेज है
चरण है वो क्या रहेगा, सबसे बेस्ट है। रोगी के साथ काम करते समय उसे समाप्ति चरण के लिए तैयार करने का जो अच्छा समय होता है वो होता है वर्किंग फेज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो पोटेशियम की जो मात्रा है वो नॉर्मल पूछी गई है, उसका जो नॉर्मल लेवल कितना होता है वो 3.8 से 5.1 MEQ पर लीटर के हिसाब से होता है। दोस्तों ये जो रीडिंग्स है ये अलग अलग लेब्स के अंदर अलग अलग, कई बार हम देखते हैं रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उनके अंदर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो है तो इसके अंदर ये जो कंफर्म है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3.8 से लेकर के 5.1 MEQ पर लीटर तक नॉर्मल रेंज होती है पोटेशियम की प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर बॉडी के लिए जो पर डे सोडियम की जो जरूरत होती है वो कितनी होती है। अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर बॉडी के लिए, तो ये बिहार CHO 2021 के अंदर एक रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बिहार CHO ने क्वेश्चन को पिकअप किया है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा 2000 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। शरीर के लिए प्रतिदिन आवश्यक जो सोडियम की मात्रा है वो कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 2000 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेजर्ड ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी हम दे रहे हैं, लिथियम थेरेपी विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेजर्ड ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी दे रहे हैं। तो लिथियम थेरेपी के दौरान हमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट को हमें मापना चाहिए, चेक करना चाहिए, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम। सोडियम को हम लिथियम थेरेपी के दौरान हमें मापते हैं, देखते हैं कि सोडियम का लेवल है वो हम चेक करते हैं बार बार। तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ अ पीएच स्केल। एक पीएच स्केल के बारे में पूछा गया है। पीएच नॉर्मल पीएच का मैंने आपको बताया और अब क्वेश्चन आया पीएच स्केल का। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है कि पीएच है, पीएच एक स्केल होगा। स्केल की जो टोटली रेंज है वो पूछी है, ठीक है। टोटली रेंज कितनी होती है, तो वो 0 से लेकर के 14 तक होगी, ठीक है। पीएच स्केल की रेंज है वो कितनी होगी, 0 से 14 तक होगी, ठीक है। नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग है, नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग है तो वो कितनी होती है, तो ये होगी 95 से 99%, 95 से 99% नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग होती है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द पेशेंट्स। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, हाइपरबेरिक एक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और इसका प्रयोग है वो कौन से रोगी के इलाज में, किस तरह के रोग के इलाज में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, पॉइजनिंग हो जाए, इसकी विषाक्तता अगर हो जाती है तो इसके लिए हम हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज में ली जाएगी, ठीक है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी है वो यूज में ली जाएगी। नेक्स्ट का आज का हमारा जो MCQ है, जो की पॉइंट्स है वो क्या रहेगा कि विच इज मोस्ट कॉमन एंड नॉन इन्वेजिव वे, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड नॉन इन्वेजिव वे टू मेजर द पेशेंट्स ऑक्सीजनेशन। मरीज के ऑक्सीजन को मापने का सबसे आम और गैर आक्रामक तरीका जो आम यूज किया जाता है, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीका है, वो किस चीज़ से हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया तो डायरेक्ट ये है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर पल्स है, ऑक्सीजन की लेवल है वो उसके अंदर डायरेक्ट शो होता है, ठीक है, कि ये पल्स है जो 72 से लेकर 80 तक आ रही है, ये 95 आ रही है, 96 आ रही है, 99 आ रही है। तो ये सब ऑक्सीजन का लेवल है वो आम हम चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। तो एक आम तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। द नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल इन। नर्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन देने का जो स्ट्रिक्ट तरीका है, जो स्ट्रिक्ट प्रणाली है वो कौन सी होती है, किस चीज़ के द्वारा हम स्ट्रिक्ट बेस्ट से बेस्ट है वो बढ़िया से बढ़िया ऑक्सीजन है सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यूज़ किया जाता है वेंचुरी मास्क का, वेंचुरी मास्क का जो प्रयोग है इसमें किया जाता है। तो ये बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट रहेगा कि बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए 2 month ओल्ड बेबी। अगर 2 महीने का बच्चा है, यहाँ पे एक एज का क्राइटेरिया दीजिए कि 2 महीने का बेबी है, 2 महीने का, ठीक है। 2 महीने के बच्चे को अगर ऑक्सीजन देने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो कौन सा रहेगा, ऑक्सी हुड। ऑक्सी हुड के द्वारा उसको बच्चे को है वो 2 महीने का जो बच्चा है उसके लिए एक ऑक्सी हुड होगा। ऑक्सी हुड के द्वारा हम क्या करेंगे, इस शेप का वो होता है थोड़ा,
तो ठीक है, तो ये पीछे से राउंड होता है बिल्कुल ही, और ये आगे इसका एक ऐसे हेड होता है बिल्कुल ठीक। तो ऑक्सीजन होल्ड के द्वारा हम क्या करेंगे, बच्चे को जो ऑक्सीजन देने का जो बेस्ट तरीका है वो माना जाता है। तो नेक्स्ट की पॉइंट आज का हमारा होगा कि विच नर्सिंग टूरिस्ट बिलीव दैट मोस्ट पेशेंट्स आर केपेबल फॉर परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। किस नर्सिंग सिद्धांतकार का ये मानना है कि अधिकांश रोगी समय की देखभाल करने में सक्षम है। ये एक थ्योरी है, एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, एक साइंटिस्ट ने। तो उसका ये मानना था कि जो लगभग जो अधिकांश रोगी होते हैं वो क्या समय की देखभाल करने में सक्षम होते हैं। तो ये सिद्धांत दिया था डोरोथिया ओरम ने, डोरोथिया ओरेम ने ये सिद्धांत दिया था। तो इसके अंदर उसने ये कहा था कि लगभग जो रोगी होते हैं, अधिकांश जो रोगी होते हैं वो खुद की देखभाल कर सकते हैं। पीजेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर दी 7 to 10 ईयर ओल्ड इज द पीरियड ऑफ। 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का चरण क्या होगा। 7 से पियाजे स्टेज, एक पियाजे स्टेज होती है, ठीक है, पियाजे एक स्टेज होती है, उसमें 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है वो कौन सा होता है, ठोस परिचालन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इसको बोला जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ठोस परिचालन के अंदर क्या होता है, 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का एक चरण होता है, एक पीरियड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए बर्न पेशेंट। तो ये एक बर्न का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बर्न का एक क्वेश्चन है, ठीक है। बर्न को हम रूल ऑफ 9 से मेजर करते हैं, इसके अंदर यूज किया जाता है रूल ऑफ 9, ठीक है। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आपको एक शॉर्ट नोट की क्लास में ये डाल दूंगा। जले हुए मरीज को ऑक्सीजन देने का आराम या अच्छा तरीका कौन सा होता है, आरामदायक तरीका कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन टेंट के नाम से इसको जाना जाता है। कि जो पेशेंट होता है उस पर क्या ऐसे ऑक्सीजन एक टेंट डाल दिया जाता है और उसके ऊपर एक शीट डाल दी जाती है। इसमें क्या होता है, ताकि भी ये जो शीट हमने बेड शीट ऊपर कवर की है पेशेंट के, वो जो बॉडी है ह्यूमन की उससे टच ना हो, ठीक है। ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तापमान में प्रत्येक 10 सेंटीग्रेड की आप वृद्धि करते हैं तो ऑक्सीजन की खपत है वो कितनी बढ़ जाती है, वो 13% तक बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा हमारा कि ऑक्सीजन कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, 10 डिग्री अगर तापमान बढ़ जाता है तो हमें 13% तक ऑक्सीजन की जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। ए पेशेंट इज गेटिंग आईवी फ्लूइड थ्रू पेरिफेरल कैनुला। एक पेशेंट को पेरिफेरल कैनुला लगा दिया है। ये आप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये फंडा का, और इसके अंदर आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, 101% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक मरीज है उसको परिधीय परिवेशनी के माध्यम से यानी कि पेरिफेरल कैनुला के माध्यम से उसको आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है, और जहाँ पे कैनुला लगा है उस साइड पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है, हमें कूल वो जगह है वो ठंडी कूल हो गई, वहाँ पे एडिमा हो गया है, और डिक्रीज फ्लो रेट, जो फ्लो रेट है जो ड्रिप चल रही है वो उसकी फ्लो रेट है वो धीमी हो गई है। तो ये एक पॉसिबल डायग्नोसिस है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो सकती है कि वहाँ पे सूजन महसूस हो रही है, ठंड महसूस हो रही है, ठीक है, तो एडिमा महसूस हो रहा है और डिक्रीज फ्लो रेट हो गई है, तो ये रहेगा इनफिल्ट्रेशन। ये जो सारे साइन हैं वो रहेंगे इनफिल्ट्रेशन के, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन का फेलेबाइट्स का ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो CHO का हो, NHM का हो, किसी भी स्टेट का CHO, ठीक है, तो उन सभी में आपको देखने को मिलेगा। तो इनफिल्ट्रेशन की ये डेफिनेशन हो गई कि एक पेरिफेरल कैनुला के थ्रू कुछ भी आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है, उस जगह पे हमें शो हो रहा है स्वेलिंग शो हो रही है, जगह कूल शो हो रही है, हमें टच करने पे कूल फील हो रहा है, एडिमा फील हो रहा है, और फ्लो रेट है वो डिक्रीज हो गया है, तो ये इनफिल्ट्रेशन के अंदर पाया जाता है। द मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय। फ्लूइड का बैलेंस, फ्लूइड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस है, शरीर के अंदर जो द्रव का संतुलन है, वो हमारा कौन सा ऑर्गन है वो निभाता है, कौन सा ऑर्गन का वर्क होता है, काम होता है, तो वो किडनीज का काम होता है, ठीक है। किडनीज के द्वारा जो फ्लूइड है, द्रव संतुलन है वो बना रखता है, फ्लूइड बैलेंस वो मेंटेनिंग रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट है वो आज का रहेगा कि द मेन इंट्रासेल्यूलर क्वेश्चन इज, मुख्य अंतर कोशिकीय धनायन कौन सा है। इंट्रासेल्यूलर क्वेश्चन कौन सा है, इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, जो सेल है सेल के अंदर है वो क्या चीज रहेगा, धनायन, पोटेशियम,
ठीक है, इसको बोलेंगे पोटेशियम। ठीक है, के इसका साइन होता है पोटेशियम, सॉरी, के द्वारा इसको शो किया जाता है पोटेशियम। मुख्य अंतर कोशिकीय जो धनायन है वो पाया जाता है, वो कौन सा होता है, वो पोटेशियम होता है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट आज का ये रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। एक पेशेंट है, इन ए पेशेंट जहाँ पे आईवी साइट लगी हुई है वहां पर क्या रेडनेस शो हो रही है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे कूलनेस वगैरह महसूस हो रही है, एडिमा महसूस हो रहा था, तो ये तो उसका अपोजिट है, वहां पर क्या रेडनेस शो हो रही है, हीट शो हो रही है, टेंडरनेस शो हो रही है, पेन शो हो रहा है और फ्लो रेट है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो ये सभी जो साइन है वो किस चीज के हैं, ये क्लिनिकल जो साइन है, क्लासिकल ये साइन है, ये किस चीज के साइन है, तो ये फेलिबाइट्स का साइन है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फेलिबाइट्स। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन और फेलिबाइट्स ये दोनों मैंने आपको बताया, दोनों के अंदर आपको 100% 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो एक मरीज को जैसे आईवी साइट वहां पर लगी हुई है, वहां पर लालिमा शो हो रही है, रेडनेस शो हो रही है, वहां पे हीट महसूस हो रही है, ठीक है, कोमलता वहां पे महसूस हो रही है, दर्द वहां पे फील हो रहा है, और जो रेट है, जो फ्लो रेट है वो क्या कम हो चुकी है, तो ये सब किस चीज़ के साइन होते हैं, ये फेलिबाइट्स के साइन होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फंडामेंटल की इंपॉर्टेंट की पॉइंट की क्लास। ये आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करें, नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमें सजेस्ट करें कि मैं आपको यही ऐसी इसी तरह की क्लासेज है वो कंटिन्यू करूँ। और आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को कंटिन्यू, पूरी क्लास को देखें और स्किप क्लास को ना करें, और चैनल को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।